हाय गाइस, आई होप यू डूइंग फाइन। आज हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। मैंने अपनी लास्ट टाइम पे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया था और कैसे आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो हमारी जो मनी सप्लाई है या इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करता है बेस्ड ऑन मार्केट का कैसा सिनेरियो है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, इकोनॉमी रिसेशन में है, डिप्रेशन में है, बूम में है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट की एक और पॉलिसी जो कि रिलेटेड होती है टैक्सेस से एंड गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, गवर्नमेंट के रेवेन्यू से। उसे हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमारे आपको अच्छी रोड्स मिली हुई हैं, हॉस्पिटल्स मिले हुए हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस मिले हुए हैं, पढ़ने के लिए जगहें मिली हुई हैं, आपको रेलवे फैसिलिटी है, एयरलाइंस, मतलब जो भी फैसिलिटी है जहाँ पे आप खर्चा नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है, वो होता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। तो फिस्कल पॉलिसी का हमेशा टू साइड्स होते हैं। फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिलेटेड विद गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, मतलब वो आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्या खर्चा है, रोड्स, एयरलाइंस, रेलवेज, एवरीथिंग। सेकंड, गवर्नमेंट का रेवेन्यू। अब हम ये सोचते हैं कि एक्सपेंडिचर तो वो कर रहा है, लेकिन अगर वो फॉर एग्जांपल रोड्स कंस्ट्रक्ट करा रहा है, हाईवेज बनवा रहा है या नेशनल हाईवेज बनवा रहा है, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो पैसा आता है इन फॉर्म ऑफ रेवेन्यू। अब वो रेवेन्यू जो होता है वो उसे किधर से मिलता है? वो हम पब्लिक से ही मिलता है इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस। तो जो आप पेमेंट करते हो गवर्नमेंट को इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस, वो उसका रेवेन्यू होता है और उसी रेवेन्यू को वो इनकर करता है इन फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर टू प्रोवाइड अस द सर्विसेज। अब ये एक ऐसी पॉलिसी होती है जो मैक्रो लेवल इम्पैक्ट की होती है। हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट होता है। माइक्रो एनवायरनमेंट वो होता है जो कि किस क्या होता है, यूनिट बेस्ड। एक यूनिट होता है, कोई बिजनेस का बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सेक्टर है, फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर है, वो माइक्रो लेवल हो गया। मैक्रो क्या होता है? जब आप पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हो। तो फिस्कल पॉलिसी हमेशा पूरी इकोनॉमी को लेके ही डिसाइड करती है कि क्या उसको एक्सपेंडिचर करना हो, क्या रेवेन्यू करना, क्या उसका रेवेन्यू होना चाहिए। अब हमारे दो टाइप की फिस्कल पॉलिसी होती है, एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी, एक होती है एक्सपेंशनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या करता है गवर्नमेंट? वो टैक्सेस को बढ़ाता है और अपनी स्पेंडिंग को कम करता है। क्यों करता है? इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है राइज इन प्राइजेस। प्राइस राइज होना मतलब हमारी परचेजिंग पावर जो है, पीपी, वो हमारी कम होना। तो जब हम कोई चीज की प्राइस बढ़ती है तो ऑब्वियसली हम कम परचेज करेंगे उसको, हम वेट करेंगे कि प्राइस उसका कब डाउन हो। तो उस टाइम फिजिकल पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट क्या करती है कि वो अपने टैक्सेस को बढ़ा देती है। जैसे कि आप कभी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आपका 1000 रुपीज का बिल है और आप 10% सर्विस टैक्स दे रहे हो, तो कितना हो गया? 1100 रुपए का टोटल हो गया। कैसे? क्योंकि आपका 100 रुपीज का सर्विस टैक्स आ गया। वहां पे उसको ये लग रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और हमें स्टेबिलिटी चाहिए, इन्फ्लेशन को स्टेबल करना है, क्योंकि ये चीज अच्छी नहीं है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी में प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो उस टाइम वो क्या करेगी? सर्विस टैक्स को बढ़ा देगी। तो कितना हो जाएगा? अब आपका टोटल 150 और यहाँ प्लस 1000, अब आपका खर्चा कितना हो रहा है? 1150। जब हम मुझे ये लग रहा है कि मेरा पहले 1100 का खर्चा हो रहा था, अब 1150 का हो रहा है, तो मैं खर्चा कम करूंगी, मैं अपने सेविंग्स करूंगी। ठीक है। और अपनी गवर्नमेंट भी अपनी स्पेंडिंग कम कर देती, गवर्नमेंट भी लोन्स प्रोवाइड नहीं करती। इसका मतलब क्या है? जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में वो इन्फ्लेशन के टाइम कॉन्ट्रैक्शन करती थी, यहाँ पे भी वो इन्फ्लेशन के टाइम कॉन्ट्रैक्शन करती है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो या फिजिकल पॉलिसी हो, दोनों का मंत्रा सेम है। इन्फ्लेशन के टाइम कॉन्ट्रैक्शन उसे करना है, चाहे वो मनी उस टाइम मॉनेटरी पॉलिसी में किसका करेगी? मनी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्शन। और फिजिकल पॉलिसी में क्या करेगी? अपने टैक्सेस का इंक्रीज और अपने स्पेंडिंग का कॉन्ट्रैक्शन, स्पेंडिंग को कम। ठीक है। अब डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन हमारा प्राइसेस कम होना किसी भी प्रोडक्ट का, और हमारी परचेजिंग पावर ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट को क्या लगता है कि हमारी इकोनॉमी भी सही चल रही है, डिफ्लेशन के टाइम सही है, ज्यादा भी डिफ्लेशन नहीं होना चाहिए। अगर हमारा नॉर्मल डिफ्लेशन है तो गवर्नमेंट टैक्सेस को रिड्यूस करेगी ताकि लोग खरीदे, और अपनी स्पेंडिंग को भी बढ़ाएगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोन से जो भी अपना हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे या जिस भी चीज पे खर्चा कर सकती है वो ज्यादा करती है। तो ये फिजिकल पॉलिसी इस तरीके से काम करती है।
अब हम एक बेसिक डेफिनेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं। जो मैंने पहले ही बताया वो किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, ठीक है, जो स्पेंडिंग है, और टैक्स पॉलिसीज है। टैक्स पॉलिसीज क्या करती हैं, रेवेन्यू प्रोवाइड करती है, क्योंकि आप टैक्सेस को पे करते हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्सेस हो। और जिससे वो क्या चेक करती है, आपका इन्फ्लेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। रिसेशन के टाइम वो क्या करेगी, अपने जो टैक्सेस हैं उसको डिक्रीज करेगी, और आपकी जो अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करेगी, इसका मतलब वो एक्सपैंड करेगी, ठीक है। और ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है और जो आपको पता होना चाहिए वो तीन चीजें हैं कि जो फिस्कल पॉलिसी की कंपोनेंट्स क्या हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है गवर्नमेंट की रेवेन्यू, जो कि रिसीट्स है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या खर्चा कर रहा है, और पब्लिक का डेट। ये सब तीन चीजें हैं जिससे आपकी फिस्कल पॉलिसी बनती है, ठीक है। ओके, उससे पहले हम पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है फिस्कल पॉलिसी के। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि प्राइस स्टेबिलिटी करता है। जैसे कि इन्फ्लेशन में क्या करेगा, इन्फ्लेशन में वो प्राइस को कम करने के लिए अपना जो टैक्सेस है वो बढ़ा देगा, और अपनी स्पेंडिंग क्या कर देगा, कम, ठीक है। और अगर डिफ्लेशन है और अगर इकोनॉमी में प्राइसेस कम हो रहे हैं तो टैक्सेस को कम कर देगा, स्पेंडिंग को बढ़ा देगा, वाइस वर्सा। एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड करता है, जैसे अगर अपनी वो पॉलिसीज को चेंज कर सकता है। वो अगर अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाएगा, ठीक है, अगर जॉब प्रोवाइड करेगा, एम्प्लॉयमेंट देगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। तो ये तीन इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि वो प्राइस स्टेबिलिटी करता है, फुल एम्प्लॉयमेंट देता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, देखिए क्या है कि कभी भी किसी भी गवर्नमेंट की अर्निंग्स और उसकी जो एक्सपेंडिचर है उसको समझने के लिए आपको बजट के बारे में पता होना चाहिए। तो फिस्कल पॉलिसी इज ऑल अबाउट द बजट। बजट आपको पता है हर साल जैसे हमारा यूनियन बजट आता है, और आपको मैं बहुत एक नॉर्मल एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हो या करोगे, या फिर आप एक स्टूडेंट हो और आपको पॉकेट मनी भी मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जॉब की बात करूँ कि एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, 30,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलती है, उस हिसाब से अपना बजट तैयार करते हो कि मुझे अपना रेंट कितना देना है, मुझे अपने एक्सपेंसेस जैसे फूड आइटम्स एक्सपेंसेस है, खाने पीने का कितना देना है, ठीक है, मुझे अपना पेट्रोल वगैरह का कितना देना है। तो आप हमेशा बजट डिसाइड करते हो, बिना बजट के आप नहीं चलते हो। अगर आपका बजट कम है तो आप अपना छोटा रूम लोगे, बजट अच्छा है तो आप बड़ा रूम लोगे, आपकी आपकी कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफरेंट होगी, ठीक है। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट का भी एक बजट होता है। गवर्नमेंट भी हर साल एक बजट निकालती है और वो सोचती है कि उसको कहाँ किस तरीके से उसमें कितना रेवेन्यू चाहिए और कितना उसको एक्सपेंडिचर अपना करना है। तो दो तरीके के बजट होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। आपने अकाउंट में भी पढ़ा होगा कि रेवेन्यू हमेशा क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए, चाहे वो रेवेन्यू आपका रिसीट्स हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो। छोटे टर्म की रिसीट्स जो होती हैं, छोटा मोटा जल्दी जल्दी पैसा मिल जाता है, जैसे कि टैक्सेस हैं। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स आप हर साल पे करते हो, तो जब एक साल की या एज से कम की बात आती है तो हम किसकी बात करते हैं, रेवेन्यू की। एक साल से कम का एक्सपेंडिचर होता है, जैसे कि आप अपने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को हमें को सैलरी मिलती है, तो वो सैलरी भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो हर महीने देनी पड़ती है। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए। जो चीज जैसे आपका पैसा है, आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। तो जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं वो रिसीट्स होती हैं जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलती है। जैसे कि आपने लोन्स लिया है, गवर्नमेंट ने लोन्स लिया है कहीं से, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए उसके पास पैसा आ गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए स्पेंड करती है। जैसे वो अपना फॉर एग्जाम्पल कोई कंस्ट्रक्शन करवा रही है, ठीक है, रोड्स बनवा रही है, हाईवेज बना रही है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ठीक है। तो ये कुछ रेवेन्यू रिसीट्स के पार्ट हैं, हम इसको पढ़ते हैं ताकि आपकी फिस्कल पॉलिसी की जो भी चीजें हैं वो समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे, अभी मैंने बजट की इसलिए बात की बिकॉज नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट दीज रिसिप्ट्स इंडिविजुअली। सबसे पहले मैंने आपको बताया रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है, जो 1 ईयर का आप मान लो कि इससे 1 ईयर से कम का उसका पीरियड होता है। डायरेक्ट टैक्स होता है या इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब ये चीज आई है तो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस समझते हैं, आपको आगे भी काम आएगा। ये एक छोटी सी टेबल है जो मुझे मिली थी, मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है, मैंने इसको कहीं से निकाला है।
तो सबसे पहले जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो वाला टैक्स होता है जो इंसान के ऊपर लेवी होता है, मतलब उसको खुद को पेमेंट करना पड़ता है, जैसे कि इनकम टैक्स। कभी आपने ये चीज देखी है कि जैसे आप कभी इनकम टैक्स पे करते हो या आपके फादर या मदर इनकम टैक्स पे करते हैं, तो वो उनको खुद को करना पड़ता है, ठीक है, फाइलिंग करनी पड़ती है। या वेल्थ टैक्स है या सीजीएसटी है या दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल गेन। आगे मैं इनकम टैक्स की सीरीज भी निकालूंगी तो उसमें हम बात करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। वो आपको खुद को पेमेंट करना पड़ता है। जैसे अपना लैंड या प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो उस पर भी आपको टैक्स खुद देना पड़ेगा। तो ये उसी पर्सन पे फॉल होती है जिस पर्सन के ऊपर लाइबिलिटी होती है। यहाँ टैक्स इवेजन पॉसिबल है। इवेजन का मतलब क्या है कि आप गलत तरीके से आप बचा सकते हो अपना पैसा, टैक्स ना पे करते हो। आप देखते हो ना कि पेनल्टी लगती है जो लोग टैक्सेस पे नहीं करते सही तरीके से। अपनी इंटरेस्ट सेविंग्स, अगर उनका सेविंग्स अकाउंट है तो उसकी इंटरेस्ट भी आपको बतानी पड़ती है। सारे जो भी इन्वेस्टमेंट है सबके बारे में बताना पड़ता है, उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप वो नहीं करते तो उसको टैक्स डिविजन पॉसिबल है। और यहाँ एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी और को शिफ्ट नहीं हो सकती। अगर आपकी इनकम है तो आपको ही टैक्स पे करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, जैसे जीएसटी है, एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स पे लगती है, वो किसी और पे शिफ्ट कर सकते हो। कैसे? जैसे आप कभी भी कोई सामान खरीदते हो, आप जीएसटी कर देते हो, तो वो गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट नहीं जाता। सेलर्स आपसे लेंगे, सेलर्स खरीदेंगे आपसे, सेलर्स आप सेलर से खरीदोगे, आप जीएसटी पे करोगे और फिर वो जीएसटी कलेक्ट करके किसको देता है? गवर्नमेंट को। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट हो रहा है ना रिलेशनशिप। क्या हो रहा था? इनकम टैक्स आप डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हो, गवर्नमेंट को देते हो, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। जहां सेलर का बीच में इन्वॉल्वमेंट आ जाता है और वो जीएसटी आपसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देता है, उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे क्या है, ये चीज आपके डिफरेंट लोगों पे फॉल करती है और सेलर पे नहीं करती। सेलर का काम है कि वो उसको बस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करे। तो यहाँ पे टैक्स इवेजन डिफिकल्ट होता है क्योंकि सेलर पे ही असली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सबकी। और दूसरी चीज एक और मैं यहाँ बताना भूल गई कि यहाँ पे जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ता है। यहाँ पे फ्लैट रेट होता है। अगर अगर आपको जीएसटी 10% देना है तो 10% सबको देना है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक, चाहे आपका अमाउंट ज्यादा हो या ज्यादा कम हो। आइटम्स पे अलग लग सकता है, लेकिन अगर एक ही तरीके का आइटम है तो सब पे जो लगेगा जीएसटी वो सेम। ठीक है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? दो तरीके से टैक्स अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है। या तो वो डायरेक्ट टैक्स से करेगी या करेगी इनडायरेक्ट टैक्स। ये हो गया उसका रेवेन्यू। तो उसके पास शॉर्ट टर्म के लिए पैसा आ गया। ये बस हम पढ़ते जा रहे हैं, एक एक पॉइंट बनाते जा रहे हैं। पहला शॉर्ट टर्म का उसका क्या हो गया? रेवेन्यू रिसिप्ट, जो कि टैक्स से आई है। कभी कभी नॉन टैक्स रेवेन्यू से भी आता है। जरूरी नहीं है कि किसी भी गवर्नमेंट की इनकम टैक्स से हो। कभी वो फीस भी इम्पोज करती है, लाइसेंस परमिट देती है तो उसकी भी फीस होती है, फाइन से पेनल्टीज लेती है लोगों से, कंज्यूमर से या सेलर से या बायर से, तो वो उस पर भी देती है। तो वो उसका छोटा मोटा उसको क्या मिल जाता है? शॉर्ट रन से पैसा। तो ये पहली हमारी कैटेगरी कौन सी होगी? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो ये आप यहाँ पे पढ़िए, रेवेन्यू रिसिप्ट्स का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता एसेट्स एंड लाइबिलिटीज पे। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट्स छोटे टाइम के लिए होती है और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की बात आती है कैपिटल पे, और कैपिटल लॉन्ग टर्म का होता है। तो कभी भी जो आपकी ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है वो आपके डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करती एसेट्स और लाइबिलिटीज पे। छोटा मोटा पैसा जो गवर्नमेंट को मिलता है वो थ्रू टैक्सेस मिलता है या नॉन टैक्स सोर्सेज से मिल जाता है। तो दिस इज अबाउट दी रेवेन्यू रिसिप्ट्स। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसको छोटा मोटा पैसा मिल गया, अब उसको छोटा मोटा पैसा देना भी है लोगों को। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इंटरेस्ट, जैसे उसने लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना है, हर साल होता है या क्वार्टरली होता है या सिक्स मतलब हाफ मंथली होता है, 6 मंथ्स के बाद होता है। या डिफेंस के एक्सपेंसेस देने हैं या सैलरी देनी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, तो ये सारा उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ये भी कोई भी एसेट्स और लाइबिलिटीज इंपैक्ट नहीं करता, बिकॉज जहाँ रेवेन्यू आ जाता है इसका मतलब वो क्या है? शॉर्ट रन के लिए, चाहे वो रिसीप्ट हो या फिर आपका एक्सपेंडिचर हो, ठीक है। जैसे पेंशन वगैरह देना, ये सब उसका छोटा मोटा कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट रन के लिए उसका ये चलता है। अब मेन चीज जो आती है बात, वो आती है आपकी कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती हैं जो उसको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है। रिसिप्ट मतलब गवर्नमेंट को मिल रहा है, गवर्नमेंट को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि
वो कैसे मिल सकता है? जैसे उसने कभी भी किसी भी सेक्टर को लोन दिया है, जैसे कोई महारत्ना या नवरत्न, हमारे बहुत सारी वो जो है ना ओएनजीसी वगैरह, उनको अगर उसने फॉर एग्जांपल लोन दे रखा और लोन बोला कि आप वापस करो, तो जब लोन्स की रिकवरी होती है तो पैसा आएगा ऑब्वियसली। डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट हमने पहले भी पढ़ा है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि वो अपनी कोई भी पब्लिक सेक्टर है उसमें अंडरटेकिंग को बेच के किसी और को दे दे या प्राइवेटाइज कर दे, तब भी उसका पैसा आएगा। या बोरोइंग्स कर सकती है, बोरोइंग क्या, लोन्स ले सकती है। तो या तो वो क्या करेगी, लोन रिकवरी करेगी, वो उसका एसेट्स होगा जो उसके पास, जो उसने लैंड किया होगा तो वापस आएगा, तो उसकी कैपिटल रिसिप्ट हो गई। दूसरा क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर को उसने दिया है, या लिक्विडेट कर दे या सेल कर दे अपने अंडरटेकिंग्स, तो फिर पैसा आ जाएगा। या बोरोइंग्स कर लेता है अपना फिस्कल डेफिसिट। अभी हम फिस्कल डेफिसिट और डेफिसिट्स के बारे में भी इसी वीडियो में बात करेंगे। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया कि गवर्नमेंट के पास पहले लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आ गया। अब वो क्या करेगी, लॉन्ग टर्म के लिए जो उसके पास पैसा आया है, अब उसका मेन मुद्दा क्या है कि उसको उसको एक्सपेंडिचर करना है। तो लॉन्ग टर्म का एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म के लिए होगा, एक साल से ज्यादा का। कुछ नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर होते हैं, लोन का, उसने लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है, उसका पूरा पूरा पैसा देना है। ठीक है, पब्लिक एंड अच्छा, ये चीज आपको आप दिमाग में रखिए, लोन का रिपेमेंट करना है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इंटरेस्ट का रिपेमेंट इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है तो मैंने भी बताया था क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट आप मंथली भी दे सकते हो, क्वार्टरली भी दे सकते हो, 6 मंथली भी दे सकते हो, एनुअली भी दे सकते हो, लेकिन लोन रिपेमेंट एक बड़ी चीज है, आपको पूरा मुश्त जो पैसा होता है वो वापस करना होता है। फिर जो पब्लिक एंटरप्राइजेस को आपको लोन देना पड़ता है, वहां से रिकवरी, वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट हो गई, लेकिन महारत्ना को प्रोवाइड करना ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये दोनों, चाहे कैपिटल रिसीव्स हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, ये आपकी लाइबिलिटीज को बढ़ा भी सकती हैं, कम भी कर सकती हैं, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। और ये एक ऐसी चीजों पे इन्वेस्टमेंट करती हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें भी गेन करता है और गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है। तो ये एसेट्स क्रिएट कर सकती हैं और लाइबिलिटीज को भी क्रिएट करने की शक्ति रखती हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि खेल क्या है। खेल है 4 चीजों का, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये 4 भाग हो गए, हमारे 4 पार्ट्स हो गए किसके, फिस्कल पॉलिसी के। क्या होता है कि जब कभी भी इनमें डिसबैलेंस होता है, कभी रिसिप्ट ज्यादा होगी, कभी एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, या कभी एक्सपेंडिचर कम होगा, रिसिप्ट ज्यादा होंगी, तो उस टाइम क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम आ जाता हो जाता है डेफिसिट। अगर मेरी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मैं जो जल्दी जल्दी शॉर्ट टर्म का, मतलब मैं, मतलब गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है और रेवेन्यू रिसिप्ट उसकी कम है, मिल कम रहा है, ज्यादा कर रही है, तो उसे हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। वो डेफिसिट जो कि रेवेन्यू से रिलेटेड है, जहां का आपका छोटा मोटा जो पैसा आप लगाते हो छोटे टाइम टाइम के लिए, वो आपकी रिसिप्ट से ज्यादा है, वो होता है रेवेन्यू डेफिसिट। मोटा मोटा आपको ये समझना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट के पास सेविंग्स नहीं है, वो उड़ा ज्यादा रही है पैसा, हमारी उसके लिए उड़ा रही है, हमें ही दे रही है वो, लेकिन उसके पास इतनी रिसिप्ट्स नहीं आ रही, उसके पास कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, बट उसको तो देना है। अगर सैलरी देनी है हमको तो उसको देनी है, अब वो कहीं से भी लेकर आएगी। तो जब उसके पास सैलरी देने का पैसा नहीं है बट उसको देना है, तो उसका एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा और रेवेन्यू कम होता जाएगा, जिसकी वजह से उसका क्या हो जाएगा, डेफिसिट। तो ये पहला हो गया हमारा टाइप ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हमने जो रेवेन्यू डेफिसिट लिया था वो क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए था। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, दोनों चीजें इंक्लूड करता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स। बोरिंग्स का भी मैं पार्ट बताऊंगी, पहले हम ये समझते हैं टोटल रिसीप्ट्स क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होगा, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का और शॉर्ट टर्म, माइनस टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होगा, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स, दोनों चीजें होंगी। तो याद क्या रखना है कि रेवेन्यू डेफिसिट सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स ले रहा है, और फिस्कल डेफिसिट ऑल ओवर ले रहा है, पूरा एक्सपेंडिचर ले रहा है, छोटा टर्म का भी और कैपिटल भी, और टोटल रिसीट्स भी ले रहा है, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स भी। बात ये आती है कि गवर्नमेंट के पास फिस्कल डेफिसिट क्यों हो जाता है। ऑब्वियसली जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा रेवेन्यू से। इसका एक बहुत इजी एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर है 1000 रुपए का, 1000 रुपए का उसने हाईवे बनवा लिया, सोचो। अब मैं हूँ गवर्नमेंट और मैंने पैसा खर्च कर दिया 1000 रुपए, अब मैं सोचूंगी यार मेरे पास इतनी रेवेन्यू भी तो होना चाहिए, वरना मेरा तो डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, इकोनॉमी फॉल हो जाएगी, खराब हो जाएगी, डूब जाएगी।
तो वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि मुझे कहाँ कहाँ से रेवेन्यू रिसीप्ट्स मिली है, प्लस क्या मिली है, कैपिटल रिसीप्ट्स। मैंने बताया था टोटल रिसीप्ट्स क्या है, रेवेन्यू भी लेगा और शॉर्ट टर्म, और कैपिटल भी लेगा लॉन्ग टर्म। तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या हो गई, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे कि उसने टैक्सेस मिल गया उसको, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए का टैक्स मिल गया, अभी भी कितने का डिफरेंस आ रहा है, 500 रुपए का। कैपिटल रिसीप्ट्स, कैपिटल रिसीप्ट्स क्या है कि उसने अपना डिसइन्वेस्टमेंट कर लिया, अभी हमने डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा था। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब उसने अपनी पैसा अंडरटेकिंग, किसी भी अंडरटेकिंग में से पैसा निकाल के बेच दिया, उसके पास फॉर एग्जाम्पल 200 आ गया, कितना हो गया, 700। अब गवर्नमेंट कह रही है भाई मेरे पास तो 700 है और या 1000 है, मेरे पास तो अभी भी 300 रुपए का एक्सपेंडिचर ज्यादा आ रहा है। उस टाइम वो करेगा बोरोइंग, वो जाएगा किसी भी बैंक के पास या किसी भी यूनिट के पास, वो कहेगा कि हमें आप 300 रुपए का बोरिंग दे दो, क्योंकि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट जब नेगेटिव नेगेटिव आता है ना, मतलब डेफिसिट आता है ना, तो अच्छी चीज नहीं होती। तो गवर्नमेंट कहेगा कि 1000 रुपए का तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा है, और हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो 700 रुपए का है। इकोनॉमी पे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है जब फिजिकल डेफिसिट का नंबर होता है ऐसा। तो वो कहता है कि हम बोरोइंग्स कर लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या पता चल रहा है कि फिजिकल डेफिसिट क्या है 300 का, और 300 की ही क्या है, बोरोइंग्स। तो हमें क्या पता चला कि असली फिजिकल डेफिसिट बोरोइंग्स है। तो आप क्या लिख सकते हो, देयरफोर फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरोइंग्स। कोई भी आपसे पूछेगा कि फिजिकल डेफिसिट क्या है, फिजिकल डेफिसिट वो डेफिसिट है गवर्नमेंट का जो वो बोरो करता है, क्योंकि उसकी एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो जाता है रेवेन्यू से, उसको पैसा कहीं से नहीं मिलता है, चाहे वो टैक्सेस से ले ले, चाहे वो अपने डिसइन्वेस्टमेंट कर ले, चाहे वो लोन प्रोवाइड कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन उसका रेवेन्यू अगर कम होता है तो वो क्या करेगा, बोरो करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि फिजिकल डेफिसिट इज अगर आप ये पूरा पार्ट हटा दो तो फिजिकल डेफिसिट क्या हो गया, बोरिंग, जो हमारी 300 रुपए की आ रही थी। समझ गए। अब हाई फिजिकल डेफिसिट इज नॉट ऑलवेज कंसीडर बैड फॉर द इकोनॉमी। क्यों, क्योंकि आप अपना जो पैसा है, क्यों है आपका फिजिकल डेफिसिट, क्योंकि गवर्नमेंट आप ही को तो प्रोवाइड कर रही है। तो आपको अच्छी रोड्स मिल रही है, एयरवेज मिल रहे हैं, एयरपोर्ट्स मिल रहे हैं, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, रेलवे सारी फैसिलिटीज। तो इसका मतलब है कि चलो बुरी बात नहीं है, बट गवर्नमेंट अच्छी जगह पैसा लगा रही है, वो तो भर भर लेगी अपना, कहीं ना कहीं से डेफिसिट को बैलेंस कर लेगी। ठीक है, तो अब ये बात तो हो गई, हमारी इनकम कौन सी हो गई, ये रेवेन्यू रिसीव्स प्लस कैपिटल रिसीव्ड, और टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको कि फिजिकल डेफिसिट क्या है, बोरोइंग से ओवर एंड अबव जितना भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस आया। ठीक है, इसके बाद आता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, जो फिजिकल डेफिसिट मेरा निकला बोरोइंग्स का, उसमें से आपको क्या करना है, इंटरेस्ट पेमेंट निकालना है। अब आप कैसे, जैसे कि गवर्नमेंट के पास वहीं पे 300 रुपए का प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है, 300 रुपए का उसके पास डेफिसिट आ रहा था, तो उसने बोरो कर लिया, जिससे कि क्या हो गया, 1000 हो गया था, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू। तो वो 300 रुपए बोरिंग्स हो गई। अब उस बोरिंग्स पे उसको कुछ इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल 10% की उससे ब्याज से उसने लोन लिया है, तो 30 रुपए उसको हर साल देना पड़ेगा, 30 रुपए देना पड़ेगा, तो 270 का क्या हो गया आपका प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, जो भी आपने बोरो किया उस पर इंटरेस्ट पेमेंट आप करते हो, तो आपका क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, नेक्स्ट है हाँ, ये कुछ स्टैटिस्टिक्स है जो कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा यूनियन बजट आया था, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फिजिकल डेफिसिट का गवर्नमेंट ने जो बनाया है गोल, कि हमें 5.6% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा इन द करेंट ईयर, जो कि हमारा 2023 में ज्यादा था, 6.4 का फिजिकल डेफिसिट था। लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने उसको प्रोजेक्ट डाउन किया है कि हाँ, हम इसको 5.9% ऑफ द ग्रॉस जो जो हमारा जीडीपी है उसके कर देंगे। तो ऑब्वियसली अच्छी चीज है कि 6.4 से अगर आपका फिजिकल डेफिसिट 5.9 हो गया है, तो ये हमारी जो कंट्री के लिए अच्छी बात है। दूसरी चीज है हाई फिजिकल डेफिसिट क्या करता है, जब फिजिकल डेफिसिट ज्यादा होता है तो मतलब ज्यादा गवर्नमेंट बोरो कर रही है, बोरो करती है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, डिवैल्यू हो जाती है। उसी जगह अगर आपका लोअर फिजिकल डेफिसिट है तो इसका मतलब पॉजिटिव साइन है और आपकी इकोनॉमी हेल्थ। ठीक है,
इसका मतलब ये भी होना नहीं होना चाहिए कि बहुत ही ज्यादा लोअर हो। लोअर का मतलब ये भी हो जाता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है। गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए आपको जो नॉर्मल फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड नहीं करी। तो ये वाला स्टैट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 5.9 प्रोजेक्ट डाउन किया है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, और लास्ट जो हमारा था वो 6.4 था। ठीक है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ ताकि से बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला ये मैंने आपको सब कुछ बताया बट ये नहीं बताया, मॉनेटरी पॉलिसी में बार बार बता रही थी आरबीआई, यहाँ नहीं बताया फिजिकल पॉलिसी कौन चलाता है। सेबी। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सिक्योरिटी मार्केट चलाता है। जितने भी मार्केट में रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं वो सेबी के अकॉर्डिंग आते हैं। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी चलाता है। ठीक है। नबार्ड रीजनल रूरल जो भी बैंक्स हैं, आरआरबीज हैं जो कि, और एग्रीकल्चर बैंक्स हैं उनको चलाता है। तो यहाँ कौन बचा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो हमेशा याद रखना है कि फिजिकल पॉलिसी को कौन चलाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मॉनेटरी पॉलिसी को कौन चलाता है? आपका आरबीआई, जो कि है सेंट्रल बैंक। ठीक है। इस इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, या टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, या टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो कौन सा सही हुआ? ये वाला। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है, आई थिंक इट इज ओवर। हाँ, ओके, इट इज ओवर। ये फिजिकल पॉलिसी के नेक्स्ट टर्न पे हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून एंड कीप ऑन वाचिंग माय वीडियोस। बाय।